अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी को डिटेल में स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंथर क्या है। द एंथर इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द स्टेमन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट आर एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स हमें पता है कि जितने भी सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर आते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टेमन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फिलामेंट और एंथर मौजूद होता है। फिलामेंट और एंथर कलेक्टिवली स्टेमन कहलाते हैं और ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। It plays a crucial role in the reproduction and release of pollen which contains the male gametes. इनका रोल क्या है जी, इसके अंदर उसने रोल बता दिया है हमारे पास। स्टेमन का रोल क्या है बेसिकली कि ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ पोलन होती है इसके अंदर। हमें पता है कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। आगे फर्दर अगर पोलिनेशन भी होनी है तो वो भी इसी प्रोसेस के जरिए से होगी और उसी के अंदर से यानी कि फिर हमारे पास एंथर के अंदर से ही बाद में पोलन्स निकलेंगे भी। रिलीज ऑफ पोलन भी वहीं यहीं से होगा और प्रोडक्शन भी पोलन की यहीं से होगी जो कि मेल गैमेट्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर इज एसेंशियल फॉर grasping concepts in developmental embryology and प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट की रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले एंथर का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में स्टडी करना चाहिए कि इसके अंदर से पोलन्स किस तरह से बनेंगे और किस तरह से वो पोलन्स रिलीज होंगे और फिर वो किस तरह से एज अ मेल गैमेट एक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, यानी कि एंथर का जो मजमूई तौर पे स्ट्रक्चर है उसका या उसकी जो साख्त है उसको देख लेते हैं। नंबर 1 पे है शेप एंड साइज। द एंथर इज टिपिकली बाइलोब्ड मीनिंग इट हैज़ 2 लोब्स। बाइलोब का मतलब है जिसके अंदर 2 लोब्स हों। 2 लोब्स से क्या मुराद है कि कोई सा भी एक राउंडेड स्ट्रक्चर है आपके पास या कर्व्ड स्ट्रक्चर है और वो किसी तरह से 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग बाइलोब कहेंगे। आप इसकी बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास जो गंदम का दाना है बिल्कुल वो इसी से रिजेंबल करता है। द साइज एंड शेप कैन वेरी widely among the different plant species from small and rounded to elongated and tapering। इसका जो साइज है वो वेरी करेगा, हर स्पीशी के लिए इसका साइज डिफरेंट होगा क्योंकि हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट बहुत सारे हैं, उनमें बहुत सारी स्पीशीज आ जाती हैं। तो हर स्पीशी के अंदर इसका साइज जो है वो वेरी करेगा, इसकी शेप भी वेरी करेगी। किसी के अंदर इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल स्मॉल होगा, किसी के अंदर राउंडेड होगा और किसी के अंदर इलोंगेटेड और टेपरिंग होगा। इलोंगेटेड और टेपरिंग से क्या मुराद है कि कहीं पे ये बहुत थोड़ा सा लंबा होगा और एक एंड से बिल्कुल नैरो हो जाएगा। यानी कि अगर ये राउंडेड है भी या इलोंगेटेड है भी किसी भी तरह से तो दूसरा एंड जो है इसका वो पहले वाले एंड की निस्बत नैरो होगा, जरा बिल्कुल तंग सा होगा उसका स्ट्रक्चर वहां पे। नंबर 2 पे आ जाती है जिसकी पोजीशन। द एंथर इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द फिलामेंट विच इज अ स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द एंथर टू द फ्लावर। जिस तरह के हम लोगों ने पहले इसका स्ट्रक्चर देखा है इंट्रोडक्शन के अंदर, उसके अंदर भी हमें पता चल रहा है कि जो स्टेमन का स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है जी, एंथर पे और फिलामेंट पे। फिलामेंट बेसिकली आप एक कह लेंगे स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अटैच कर रहा है एंथर को बाकी के फ्लावर के साथ, प्लांट के बाकी फ्लावर के साथ उसको अटैच कर रहा है। वो बिल्कुल एक आप कह लें कि उसने होल्ड किया हुआ है एक तरह से एंथर को और नीचे से जो उसकी आप कह लेंगे जो उसकी बेस है वो बिल्कुल फ्लावर्स के साथ जाके अटैच हो रही है और ऊपर से वो जाके अटैच है एंथर के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इंटरनल स्ट्रक्चर। एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप इसको इसकी एनाटॉमी भी कह सकते हैं। इनमें सबसे पहले लेयर्स को स्टडी करेंगे हम लोग, यानी कि आउटर लेयर है फिर इनर, फिर उससे इनर स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप जो है स्टडी करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। इट इज यूजुअली single layered and may have specialized cells that facilitate the pollen dispersal। एपिडर्मिस क्या है, हमारे पास एंथर की जो सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है या कवरिंग है जो प्रोटेक्शन देती है एंथर को, उसको नाम दिया गया है एपिडर्मिस का। और इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स से क्या मुराद है, जो फैसिलिटेट करेंगे, जो आप कह लें कि पोलन डिस्पर्सल के अंदर मदद करेंगे। पोलन डिस्पर्सल के अंदर किस तरह से मदद कर सकते हैं कि जब हमारा कोई पोलन मेच्योर हो जाएगा तो ये अपने आप बस्ट कर जाएंगे ताकि पोलन को रिलीज करने में आसानी हो, ताकि पोलन जो है वो एंथर को छोड़ सके।
नेक्स्ट है जी हमारे पास एंडोथीशियम। एंडोथीशियम हमारे पास सेकंड लेयर आ जाती है इसकी। लोकेटेड बीनीथ द एपिडर्मिस, दिस लेयर प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड एड्स इन द डेhiscence ऑफ द एंथर। अब एपिडर्मिस से नीचे प्रेजेंट है एंडोथीशियम। इसका काम क्या है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। एपिडर्मिस तो सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था बाहर के इन्वायरमेंट से, ये क्या करेगा कि उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी करेगा ताकि उसको वो होल्ड करने में आसानी हो। और साथ ही साथ डेhiscence ऑफ एंथर से क्या मुराद है? डेhiscence आप कह सकते हैं किसी भी ऐसे फिनोमिना को जिसके अंदर कोई भी चीज़ बस्ट करती है ताकि वो अपने अंदर से किसी ऑर्गन को या किसी टिश्यू को रिलीज करने में मदद दे दे, या स्प्लिट कर जाती है किसी भी तरह से या फिर बस्ट कर जाती है। इट ऑफन हैज fibrous cells that contracts and help split the anther open when pollen is mature। अब वही दोबारा बात कर रहा है इसके अंदर कि इसके सेल्स जो हैं वो भी फिब्रस होते हैं, उनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब पोलन मेच्योर हो गया है वो स्प्लिट कर सकें और एंथर को जो है वहाँ से पोलन को वहाँ से निकलने में मदद कर सकें या फिर उसके रिलीज और डिस्पर्सल में किसी तरह से अपना रोल प्ले कर सकें। अच्छा जी, लेयर्स ऑफ एंथर में नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है ये एंडोथीशियम के नीचे प्रेजेंट होगी। दिस लेयर इज फाउंड बीनीथ द एंडोथीशियम एंड सर्व्स आर न्यूट्रिशनल रोल फॉर डेवलपिंग pollen grains. It may undergo changes throughout the development and is sometimes transient in nature। समझ लेते हैं इस बात को। उसने कहा कि पोलन ग्रेन्स को डेवलप करने में मदद करती है। किस तरह से मदद करती है कि ये न्यूट्रिशनल रोल प्ले करती है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। जब पोलन डेवलप हो रहा होगा या फिर पोलन अभी मेच्योर है इमेच्योर है और उसने मेच्योर होना है, तो इस दौरान उसको किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी की सारी सप्लीकेशन कौन करेगा? मिडल लेयर करेगी। इट मे अंडरगो चेंजेस थ्रू आउट डेवलपमेंट एंड इट समटाइम ट्रांजिएंट इन नेचर। उसने कहा कि ये जो मिडल लेयर है ये हमारे पास ऐसा नहीं है कि ये एक ही हालत के अंदर बरकरार रहेगी। हो सकता है कि ये चेंज करती रहे, अपनी शेप चेंज करती रहे, समटाइम अपना साइज चेंज करती रहे किसी ना किसी तरह से। तो ये ऐसा करेगी और साथ ही साथ ये ट्रांजिएंट इन नेचर है। ट्रांजिएंट इन नेचर से क्या मुराद है? एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल परमानेंट नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि उसका रोल ख़त्म हो गया, यहाँ पे उसने एक अपना रोल वाइटल रोल प्ले किया और उसके बाद वो वहाँ से डिसअपियर हो गई। यानी कि सम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन सारे केसेस में नहीं होता, सम केसेस में होता है। और उसमें ये क्या करती है कि ये डिसअपियर हो जाती है, अपना रोल प्ले करने के बाद वहाँ पे नज़र नहीं आती। फोर्थ पे आ जाती है जी हमारे पास टेप्टम। The innermost layer, which is rich in cytoplasm and often multinucleate, plays a critical role in nourishing developing pollen grains। अब सबसे ज़्यादा मेन रोल जो पोलन ग्रेन की डेवलपिंग का या फिर उसकी नरिशिंग का या फिर उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने का वो किसका है? टेप्टम का। और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, लास्ट लेयर आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और मल्टी न्यूक्लिएट है। मल्टी न्यूक्लिएट से क्या मुराद है कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। The tapetum secretes proteins and substances necessary for pollen wall formation and helps in the maturation of pollen grains। वही वाली बात है, क्योंकि अब इसका काम ही नरिश करना है और डेवलप करना है पोलन ग्रेन्स को, तो ये इमेच्योरिटी से लेकर उनकी मैचुरेशन तक सारा का सारा रोल जो है वो टेप्टम ही प्ले करेगी। और ये क्या करेगी कि जितने भी नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं या कोई प्रोटीन चाहिए पोलन ग्रेन को या किसी भी तरह का उसको कोई न्यूट्रिशनल कंपोनेंट चाहिए, वो सारे के सारे टेप्टम प्रोवाइड करेगी। अच्छा जी, एंथर की एनाटॉमी अभी तक हम लोगों ने जितनी पढ़ी और जितना उसको डिटेल में स्टडी किया, उसकी लेयर्स को, उनको एक दफ़ा डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। अगर आप नीचे से देखना शुरू करें, सबसे पहले एक पोलन ग्रेन दिखाया गया है आपको, इनर उसका व्यू कि किस तरह से वो एक एंथर के अंदर प्रेजेंट है। एंथर आपको नज़र आ रहा होगा कि वो बाइलोब्ड है, किस तरह से वो दो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है। इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है उसका और वो दो दो कव्स के अंदर या राउंडेड स्ट्रक्चर उसका दो हाफ्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है। अब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर देखें हम लोग, तो उसका ग्रामेटिक व्यू किस तरह से दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है उसकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद उसकी एंडोथीशियम है, देन मिडल लेयर है, फिर टेप्टम है। जिन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। उसके बाद है स्टोमियम। स्टोमियम क्या है? बेसिकली जो फाइनल ब्रेकेज है किसके दरमियान? पोलन ग्रेन के दरमियान और वॉल्स ऑफ एंथर के दरमियान जो फाइनल हमारे पास आप कह लेंगे फाइनल ब्रेकेज है या फाइनल कुछ एपिडर्मस टिश्यूज हैं या सेल्स हैं, उनको हम लोग स्टोमियम का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी, इसी स्ट्रक्चर को उसने थोड़ा सा मजीद कॉम्प्रीहेंड करके बताया हुआ है कि किस तरह से इसकी वॉल्स प्रेजेंट हैं। इसी वॉल का क्रॉस सेक्शनल एरिया उसने देखा। ऊपर वाली अगर आप डायग्राम देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर है ऊपर, फिर उसके बाद एंडोथीशियम है, देन मिडल लेयर है और फिर उसके बाद टेप्टम प्रेजेंट है।
अच्छा जी, इंटरनल एनाटॉमी के अंदर या इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। पहले हम लोगों ने लेयर्स को देखा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। हम इसको पोलन सैक्स भी कह सकते हैं। देख लेते हैं इसको। ईच लोब ऑफ द एंथर कंटेन्स सेवरल माइक्रोस्पोरेंजिया वेयर पोलन डेवलपमेंट अकर्स। हर एक एंथर के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, जहाँ भी हमारे पास बेसिकली पोलन की डेवलपमेंट होगी। These sacs are filled with the diploid microsporocytes, microspore mother cells that undergo the meiosis to produce haploid microspores। इस चीज को समझ लेते हैं। जो सामने डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपको वॉल का दिखाया गया है, उसको अगर आप ना देखें, दूसरे डायग्राम को देखें, जो रिंग सा स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये सैक स्ट्रक्चर के तौर के ऊपर एक्ट करेगा और हर स्टेमन के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं जो कि डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं और वो एज अ मदर सेल एक्ट कर रहे हैं। मदर सेल क्यों एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब वो म्योसिस करेंगे तो वो हमारे पास बहुत सारे हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स देंगे। हमें पता है कि एक डिप्लॉयड सेल जो है वो अगर म्योसिस करेगा तो उससे हमारे पास फर्दर 4 हेप्लॉयड सेल्स आ जाएंगे। तो ये क्या करेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जब ये हेप्लॉयड करें हेप्लॉयड सॉरी जब इनके अंदर म्योसिस होगी तो इनके अंदर हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, जो कि फर्दर जर्मिनेट करते जाएंगे और इसी तरह हमारे पास पोलन की डेवलपमेंट इन सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होगी। अच्छा जी, फर्दर डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को देखेंगे, माइक्रोगेमेटोफाइट को, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागेमेटोजेनेसिस को भी देखेंगे। उन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं कि डेहिसेंस क्या है और वेस्कुलर सप्लाई जो है एंथर के पास वो किस तरह से आती है, ताकि हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है इस टॉपिक को क्लोज करें। Dehiscence क्या है? Dehiscence refers to the process by which the mature anther splits open to release pollen. This is often regulated by environmental factors like humidity and temperature, which trigger the endothelium to contract. अच्छा जी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक एंथर जो है उसको पता चलेगा कि उसके अंदर पोलन्स जो हैं वो मेच्योर हो चुके हैं। तो वो क्या करेगा कि वो स्प्लिट कर देगा, वो अपनी वॉल्स को स्प्लिट कर देगा, किसी ना किसी तरह से रप्चर कर देगा ताकि पोलन उसके अंदर से इजीली रिलीज हो जाए। दिस इज ऑफन रेगुलेटेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ये किसकी मदद से हो सकता है ऐसा काम? यानी कि ये जो आप कह लेंगे स्प्लिटिंग है एंथर की या फिर रप्चरिंग है वॉल्स की, एंथर की वॉल्स की, वो किसकी मदद से हो सकती है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होगी। जब उनके पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सूटेबल होगी तो वो अपना ये वाला काम कर लेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि एंडोथीशियम की जो वॉल है वो ट्रिगर करेंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ से बस्ट होना शुरू हो जाएंगी उसकी वॉल्स। The anther may open through the slits or pores, ensuring efficient pollen dispersal to attract pollinators or for wind dispersal। अच्छा जी, यहाँ पे स्लिट से क्या मुराद है? स्लिट आप कह सकते हैं किसी भी लॉन्ग नैरो से कट को, बिल्कुल नैरो सा और लॉन्ग सा कट आ जाए किसी भी वॉल के अंदर, उसको हम स्लिट कह देंगे। और या फिर इसके अंदर पोर्स हो जाएंगे जिनकी मदद से पोलन्स जो है वो निकलेंगे, जिसकी वजह से वो एंथर के अंदर से निकलेंगे, ताकि क्या हो कि पोलन डिस्पर्सल जो है वो एफिशिएंट हो सके या फिर पोलिनेटर्स जो हैं वो उनको अट्रैक्ट कर सके। पोलिनेटर्स कौन से हैं? हमें पता है कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ बर्ड्स इस तरह के हैं जो कि फूलों का रस चूसते हैं। तो वो क्या करते हैं कि साथ ही साथ वहाँ से पोलन ग्रेन्स को भी पिकअप कर लेते हैं और फिर जाके उनको आप कह लें कि डिस्पर्स कर देते हैं ज़मीन के किसी भी हिस्से के अंदर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि समटाइम प्लांट को हम लोगों ने कोई बीज वहाँ पे नहीं बोया होता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्लांट जो है वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? वो पोलिनेटर्स जो है पोलिनेशन करते हैं और वो उठाते हैं उन पोलन ग्रेन्स को और फिर डिस्पर्स कर देते हैं। विंड जो है हमारे पास, ये भी इसके अंदर ऐसा ही रोल प्ले करती है, ये भी पोलन डिस्पर्सल के अंदर वाइटल रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेस्कुलर सप्लाई। वेस्कुलर सप्लाई क्या है? द एंथर इज सप्लाइड विद न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर थ्रू द वेस्कुलर टिश्यूज इंक्लूडिंग xylem and phloem। These tissues are essential for the proper development of the pollen grains and the overall health of the anther। पहले हम लोगों ने देखा था कि जो पोलन ग्रेन है उसको कहाँ से मिलेगी, मतलब उसकी नरिशमेंट कहाँ से होगी और उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो हम लोगों ने मिडल लेयर की भी बात की उसके अंदर और टेप्टम की भी बात की, लेकिन अब देखते हैं कि बेसिकली एंथर को कहाँ से सारे के सारे आ रहे होते हैं, जितनी भी उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहाँ से पूरी हो रही हैं? वो वेस्कुलर सप्लाई से ही हो रही हैं। वेस्कुलर टिश्यूज जो है हमारे पास, जाइलम और फ्लोएम जो है, वही उसको जितने भी उसके आप कह लें कि रिक्वायर्ड उसको प्रोटीन चाहिए या जितनी भी चीज़ें उसको चाहिए वो उसको वहीं से मिलेंगी।
ताकि जो एंथर की हेल्थ है वो ओवरऑल हमारे पास मेंटेन रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको मजीद चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस तो आप मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फेलोज के साथ, लाइक करें और स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।